राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पिछले एक हफ्ते से हरियाणा से सबसे ज्यादा जिस नेता के नाम की चर्चा रही वो नाम है कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा अब तक कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में उतरी नहीं है, तो चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रही, इस पर उन्होंने चुप्पी भी साध रखी थी। लेकिन आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कांग्रेस के लिए जल्द ही प्रचार करने की बात भी कही। इसके साथ ही जो नाराजगी थी उस पर भी खुलकर बोली कि निराशा जरूर थी टिकट वितरण को लेकर। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे से काफी निराशा है। बीजेपी में शामिल होने के ऑफर पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी दूसरी पार्टी में नजर जाने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 26 तारीख से नरवाना सहित कई क्षेत्रों में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी टिकट बंटवारे पर इशारों में अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम परिवार का हिस्सा हैं और जब परिवार में न्याय नहीं मिलता है तो निराश होना स्वाभाविक है। हालांकि सुरजेवाला ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। इस बीच आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी टोहाना और जगाधरी में रैली की और कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। सुरजेवाला ने तो नए कपड़े सिला लिए हैं, यहां तो पिता पुत्र भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। हमेशा दलित नेताओं को अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, चाहे अशोक तंवर हो या अब कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार में शामिल होने के ऐलान से कांग्रेस ने जरूर राहत की सांस ली होगी, लेकिन सैलजा और सुरजेवाला के बयानों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अब भी सब कुछ सामान्य नहीं है। क्या आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस के सभी दिग्गज एकजुटता के साथ कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। तो अब निकल जाएंगे हम 2-3 दिन में और फिर चुनाव प्रचार के लिए ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल निराश हैं और इसको मैं नकार भी कैसे सकती हूँ? कैसे नकार दूं मैं इस बात को? नहीं नकार सकती है। कुछ बातें हुई हैं, ये सच्चाई है। राजनीति में हम एक परिवार का हिस्सा हैं और कई बार जब परिवार में न्याय नहीं मिलता तो निराशा होना स्वाभाविक है। शैलजा जी और मैं निराश तो हो सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई मना नहीं है, पर हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सिपाही हैं। जहां एक अनार हो और 100 बीमार हो वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मुख्यमंत्री पद है, ये सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, सैलजा जी रूट कर उत्तराखंड गई है। अब बाकी तो छोड़ो, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई। बड़े हुड्डा और बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि सैलजा की जो निराशा है वो निराशा क्या पूरी तरह से खत्म हो गई? क्योंकि आज भी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मैं कैसे नकार सकती हूं, कैसे नकार दूं। बिल्कुल निराशा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई हैं। सुरजेवाला ने भी साफ तौर पर कहा कि परिवार में ही जब न्याय नहीं मिलता है तो निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब एक नया तंज कस दिया गया, यह कहते हुए कि शैलजा और सुरजेवाला तो नाराज थे। सुरजेवाला ने तो कपड़े भी सिला लिए हैं नए, लेकिन उसके साथ साथ अब पिता पुत्र के अंदर भी लड़ाई चल रही। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारीफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। सुरेश रोड हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रोड साहब आपका। विवेक चौधरी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक आपका। और रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे, इनेलो के प्रवक्ता। शुरुआत हम कर देते हैं रोड साहब। भाई, नाराजगी है, निराशा है, ये बात खुद सैलजा कह रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि अब 2-3 दिन के बाद वो प्रचार में निकलेंगी। आपको लगता है कि बात बन जाएगी? जी अतुल जी, देखिए तो 2-3 दिन पहले मीडिया में काफी कुछ आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा चलाने का प्रयास किया, उससे मीडिया भी भ्रमित हुआ और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी चिंतित हुए कि ये क्या होने जा रहा है। हमने आपके चैनलों पे डिबेट में, ये आजकल चुनाव का माहौल है, फील्ड में जनसभाओं से ये बात बताई कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कुमारी सैलजा जी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज जरूर उठा सकती हैं, लेकिन वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों में उनको कामयाबी नहीं देंगी। जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी
तो ये पूछना चाहती है कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी आपको बेआबरू करके 9.5 साल के बाद दिल्ली की तरफ चलता किया, आपका तो एक विदाई समारोह भी नहीं हुआ। अगर कोई ढंग का शर्म वाला व्यक्ति होता आपकी जगह तो आत्महत्या कर लेता, क्योंकि एक आम आदमी भी कहीं रिश्तेदारी में इंसल्ट हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 9.5 साल का मुख्यमंत्री जिस तरीके से गया, और आपने अपने रहते हुए कभी भी ना तो रामविलास शर्मा जी को आपने न्याय दिला पाए, उनकी सूद क्यों नहीं ली? आपने मोहनलाल बड़ोली जी का टिकट काट दिया, शर्मा जी का, उनकी सूद क्यों नहीं ली? या तो आप ब्राह्मण विरोधी हैं, पहले भी आप परसे से उनकी गर्दन काटने की बात कह चुके हैं। तो और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इनको चिंता हो जाती है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। आज कांग्रेस पार्टी, हमारी वरिष्ठ नेता तुम्हारी शैलजा जी का बयान जो आपने अभी बताया हमारे को चैनल में, पैनल को बताया सभी को, कि उससे बयान के ऊपर हम ये स्पष्ट करते हैं कि देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने झूठ बोली है। सबसे पहली बात ये आती है, उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा जी हमारे यहाँ दरवाजे खुले हैं, यानी उन्होंने एक संशय पैदा किया कि किरण चौधरी की तर्ज पर कुमारी शैलजा जी पार्टी छोड़ सकती है। लेकिन हमें गर्व है, कुमारी शैलजा जी ने कितना बढ़िया बयान दिया कि उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे में लिपट कर स्वर्ग गए थे, और उन्होंने कहा कि वो भी उस झंडे में ही अपनी अंतिम सांस लेंगे। इससे बड़ा कोई बयान क्या दे सकता है कोई नेता? हम तो धन्यवाद करते हैं कुमारी शैलजा जी ने कि इनको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं समझते, फिर भी उन बातों को दाएं बाएं से घुमाते हैं। अब चीफ मिनिस्टर की बात करने लगे, अमित शाह जी की बात पे बड़ी हैरानी हुई। हमारे वरिष्ठ नेता, वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, सुरजेवाला जी के बारे में कहा कि उन्होंने कपड़े नहीं सिला लिए। तो क्या सुरजेवाला जी कपड़ों के मोहताज हैं? क्या उनके पास पहले से कपड़े नहीं है पहनने के लिए ठीक ठाक? मतलब ये किस तरीके की भाषा है? अगर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ऐसी हल्की बात करेगा तो देश को कौन चलाएगा? सरकार में आपके पास कितनी जिम्मेदारी है जी, और आप कांग्रेस पार्टी नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो सरकार वहीं चला रहे हैं। पंकज जी, सवाल जो उठाया है, सुरेश रोड का कहना है कि भाई उनकी पार्टी की नेता अगर निराश भी थी, वो प्रचार में नहीं भी उतर रही थी, तो भी वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रही थी। ये भ्रम आप लोगों ने फैलाया। नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वर्ग का मान सम्मान करने के लिए तैयार है और हर एक इंसान का, हर एक हरियाणवी का मान सम्मान करती है। मनोहर लाल जी ने कहा अगर कुमारी शैलजा जी का कांग्रेस में दम घुट रहा है, उनका मान सम्मान उचित तरीके से नहीं हो रहा है, जो कि जग जाहिर भी है, और आज उन्होंने खुद भी स्वीकारा कि मैं नाराज हूं, मैं परेशान हूं, मैं निराश हूं। तो आदमी निराश तभी होता। उन्होंने टिकट वितरण को लेकर भी बातें कही, तो सुरेश रोड जी इन बातों पे तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग अरे इनकी पार्टी, खट्टर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं हर बात में टोक सकता था। रोड साहब मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं शुरुआत से ओपनिंग कमेंट से रोक सकता हूं आपको, ओपनिंग कमेंट से रोक सकते हैं आपको, अरे ओपनिंग कमेंट से रोक सकते हैं आपको हम। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को साथ लेकर के, हर एक समाज को साथ लेकर के चलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी काम करती है। 2005 में सरकार बने तो गोहाना कांड हो जाता है, बस्ती जला दी जाती है दलितों की। जब दोबारा सरकार बने तो 2010 में फिर मिर्चपुर कांड हो जाता है, मिर्चपुर में 133 घर जला दिए जाते हैं, वो भी दलितों के। और ये दलितों से इनका आज का बैर नहीं है। जब डॉक्टर अशोक तंवर इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कैसे गुलाबी पगड़ी गैंग, जो हुड्डा साहब की गैंग थी, गुलाबी पगड़ी पहनकर जाते थे, उन लोगों ने कैसे उनकी गर्दन, सिर फोड़ने का, लाठियां चलाने का काम किया था। तो दलित विरोधी ये शुरू से ही रहे हैं। हुड्डा परिवार या कांग्रेस जो आज हरियाणा में आज कुकर्ते कर रही है, उन सब चीजों से सबको जग जाहिर है, सबको दिख रहा है कि किस तरीके की दलित विरोधी गतिविधियां कांग्रेस की सरकार ने की हैं। आज इन्हीं की नेत्री लोकसभा सांसद, वो आज इनसे नाराज है। वो नाराज है, नाराज तो छोड़िए, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उनको जाति साचक, जातिवाचक जो शब्द हैं, जो नहीं बोलने चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, उन शब्दों का प्रयोग करके उनका अपमान कर रहे हैं।
और इन्हीं के पार्टी के जयप्रकाश जो हिसार से सांसद हैं, वो महिलाओं के लिए श्रृंगार रस पर बोलते हैं। उनको अपनी बेटियां या बहुएं या अपनी माएं या फिर अपनी पत्नी याद नहीं आती कि लिपस्टिक पाउडर कौन कौन लगाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए बोल दिया कि लिपस्टिक पाउडर लगाने से नेता बने जाता हो, तो बोला मैंने डांडी लगाई नहीं हंडू हूं। क्या किस तरह की ये राजनीति या किस तरह की भाषा शैली आज ये लोग कांग्रेस वाले राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में लेकर के आए हैं। बिना खर्ची पर्ची की बात हम करते हैं, लेकिन इन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार करके नौकरियां दी होंगी, वो सारी नौकरियों का ब्यौरा आज उदयभान जी बोल रहे हैं। बोला सरकार आते 5,000 मेरी तरफ से। अरे भैया, क्या जो बच्चे होनहार बच्चे हैं, क्या उनको नौकरियां नहीं लगने देंगे क्या हरियाणा के बच्चों को? नीरज शर्मा कहते हैं 2,000 मेरे कोटे मारी हैं। इनके गोगी जी, शमशेर गोगी जी असंध से बोलते हैं भ्रष्टाचार करेंगे भाई, पहले अपना पेट भरेंगे, फिर अपने परिवार का पेट भरेंगे, घर वालों का पेट भरेंगे, रिश्तेदारों का पेट भरेंगे। तो भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और जैसे भ्रष्टाचार इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर, जो हुड्डा साहब का कार्यकाल था, उसमें जैसे इन्होंने 86,000 नौकरियां पर्ची खर्ची के साथ दी, जिनका बार बार व्याख्यान भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सिंह सैनी जी ने या पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने किया, वो जग जाहिर है कि किस तरीके से ये नौकरियां बांट देना चाहते हैं, कैसे नौकरियों की बोली लगा देना चाहते हैं। तो कांग्रेस की जो चरित्र है आज वो सबके सामने आ रहा है कि कैसे आज महिलाओं का अपमान ये लोग पार्टी कर रही है, कैसे दलित विरोधी होकर के ये लोग बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान तो हाथ में लेकर के घूमते थे, लेकिन जब संविधान को मानने वाले या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समाज से आते थे, उस समाज से उत्थान की अगर बात हो तो चुप्पी साध लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बाकी बातें तो ठीक है और उनका जवाब रोड साहब देंगे। मेरा एक और सवाल है, शैलजा जी सुरजेवाला जी नाराज थे, ये तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई निराश है, लेकिन उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए, ये किसने बताया आपको? देखिए, सुरजेवाला जी या शैलजा जी, शैलजा मैडम ने भी पहले जो सांसद हैं उन्होंने क्या कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, हरियाणा की राजनीति करना चाहती हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। जब उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही तो तुरंत बावरिया साहब का अगले ही दिन मैसेज आ जाता है या बयान आ जाता है, सभी मीडिया पे चल जाता है कि जिसको भी जो सांसद है उसको चुनाव लड़ना है तो वो ऊपर से पूछ करके आए। जब ऊपर वाले कहते हैं कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, तो नीचे वाले ऊपर वालों की बातें नहीं मानते। तो किस तरीके की राजनीति या किस तरीके का इनका व्यवहार है आपस के अंदर, वो सारी जनता देख रही है। और इनको पे फुल स्टॉप लगा दिया गया था 2014 में हरियाणा की जनता ने, तो 2024 में इनको मौका मिलने वाला नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये लोग देख सकते हैं। नए कपड़े सिलवा लिए, सुरजेवाला भी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, उनकी भी इच्छाएं हैं। तो ये सारे के सारे आज मुख्यमंत्री की रेस है, मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ते रहे, लेकिन हरियाणा की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार कमल खिलाने के लिए हरियाणा की जनता आतुरता के साथ इंतजार कर रही है। जैसे ही 5 अक्टूबर का समय आएगा, कमल का बटन दबेगा और 8 तारीख को कमल खिलता वो तो उस तारीख पर ही हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो दावा आप लोग करते चले आए, जो आप लोग का अधिकार भी है, उसका खुलासा भी तभी होगा कि नतीजे क्या है। विवेक चौधरी, बहुत जल्दी से कमेंट भाई, कौन भ्रम फैला रहा है? निराशा जरूर थी शैलजा में, सुरजेवाला में, उन्होंने हमारे ही लोग सहयोगियों से बात करते हुए स्वीकार किया, लेकिन यह भी कह रही हैं कि मैं प्रचार करूंगी और किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। बीजेपी ने ऑफर भी दिया, लेकिन उनका साफ कहना है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बात बन गई है या अभी भी कोई भ्रम पार्टी के अंदर नेताओं में है या बीजेपी भ्रमित कर रही है? भाई, आज अगर बात की जाए कि क्या इनकी पार्टी के अंदर चल रहा है, अभी रोड साहब ने बताने का भी काम किया कि आज उन्होंने बयान दिया, बयान का एक का जिक्र किया कि मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके साथ साथ एक और बयान उन्होंने दिया, एक निजी चैनल पे, उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पे बयान दिया कि एंकर ने जब उनसे पूछा कि आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है और हम उनका सम्मान करते हैं, तो उनका जवाब आगे से ये था कि समय बहुत बड़ी चीज है, समय बहुत कुछ कहलवा देता है। आज कहीं ना कहीं ये बयान बहुत कुछ बताने का काम करता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकती थी, तो उनका जवाब ये था कि अभी कौन सा देरी होगी, अभी टाइम है, भविष्य की बात है, भविष्य में करेंगे। ये बातें समझने की जरूरत है। आज की अगर मैं बात करूं, आज अंबाला के अंदर पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर कांग्रेस की एक रैली रखी गई थी, जिसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां पे पहुंचना था, पर एन मौके पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके प्रदेश अध्यक्ष वहां पे पहुंचते हैं।
वहां जब पहुंचते हैं तो मजेदार बात यह है अतुल भाई कि स्टेज के ऊपर अंबाला जिले की अगर मैं बात करूं, जिले में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 4 में से 2 ही कैंडिडेट आते हैं, 2 कैंडिडेट नहीं आते। आगे 7 लगता जिला है यमुनानगर, यमुनानगर से 1 कैंडिडेट आता है, जगाधरी का कैंडिडेट नहीं आता। 7 लगता जिला है पंचकूला, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बड़ी रैली थी, सभी जिले एक जगह इकट्ठे होने का काम होता है। पंचकूला के दोनों कैंडिडेट नहीं आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके हालात हैं। और जब रैली की अगर बात करें तो तमाम लोकल चैनलों ने दिखाने का काम किया कि कुर्सियां खाली रही। आज अंबाला शहर में तो सोनिया गांधी अच्छी हैं, अंबाला कैंट में जाते ही सोनिया गांधी खराब हो जाती है एक ही परिवार के लिए। हम तो आज ये देख रहे हैं कि किस तरह का दोगला रवैया कांग्रेस पार्टी अपनाने का काम कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला शहर में आके कुछ नेता जो नाराज थे उन्हें मनाने का काम करते हैं, और उन्हें जब उन्होंने नामांकन भर दिया उन्हें बिठाने का काम करते हैं। पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी कैंट जाते जाते रुक जाती है। कैंट में नहीं नाराज को बिठा सके, कैंट में नहीं वो उनको मना सके, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये दर्शाता है कि क्या कांग्रेस के अंदर चल रहा है। मैं पहले भी कई डिबेट्स में कह चुका हूं कि कांग्रेस को मारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ही काफी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। अरे जनाब, आप लोग महिला सम्मान की बात कैसे कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? संदीप सिंह की कोठी के अंदर क्या हुआ था और मनोहर लाल खट्टर उस समय क्या कह रहे थे, उस बात को भी ध्यान रखिए। आज खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, या जो कहा गया 15-20 रुपए के मेडल मिलने जाते हैं या खरीदे जाते हैं, उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं कुछ बोले? आज महिलाओं के सम्मान की बात, किसान के सम्मान की बात वो लोग करते अच्छे लगते हैं जिन्होंने वो काम किया हो। आज बोलने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आज रियलिटी जो है अतुल भाई, कांग्रेस और बीजेपी, इनको अलग अलग ना मानिए। मैं लोकसभा चुनाव में भी कहता था, इनको अलग अलग ना मानिए, दोनों एक ही हैं। और प्रदेश की जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है कि दोनों राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं और रिमोट कंट्रोल से चलने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग लोकल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे पंचायत लेवल के हो चाहे निगम लेवल के हो, उनके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। और लोकल नेता को ही पसंद करेंगे। क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन को आज पसंद कर रहे हैं। ये लोग कुछ कहते रहे, कुमारी शैलजा के इंटरव्यू ने आज बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। आपके चैनल ने भी दिखाने का काम किया और चैनलों पर भी दिखाने का काम किया। क्यों खड़गे का प्रोग्राम कैंसिल हुआ वो सबको पता लग गया कि कुमारी शैलजा वहां पे मिलने पहुंच गई, इस कारण प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और उसके बाद आप देखिए किस तरह कुर्सियां खाली, ये कहते हैं हमारी हवा आ रही है, हमारी लहर है, हमारी आंधी है। अरे कुछ नहीं है, जो पिछली बार रोना रोया था अब की बार भी वही रोना रोएंगे। ठीक बात है। 8 तारीख के बाद एक ही बात कहते मिलेंगे, मशीनें खराब होगी जी, मशीनों में गड़बड़ होगी जी, फलाना होगी जी, धमकाना होगी जी। पहले बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब की बार जेजेपी और एसपी के ऊपर आरोप लगाने का काम करेंगे आपके सामने। पंजेटा साहब, भाई विवेक चौधरी को भी आपने सुन लिया, उन्होंने बहुत सिलसिलेवार तरीके से शैलजा और उनकी नाराजगी, कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति, सारी बातें बताई और साथ में दावा किया कि राष्ट्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय मुद्दे नहीं स्थानीय मुद्दे होंगे और स्थानीय पार्टी होगी, तो उसमें तो आपका भी अधिकार बनता है। वो कह रहे हैं उनकी लहर है, कांग्रेस में क्या चल रहा है ये तो उनको पता, लेकिन इनेलो के लिए लोगों का झुकाव है या नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं है, उनकी पार्टी का है। देखिए तो भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मैंने इनेलो के बारे में आपकी पार्टी की लहर है ये तो कहा, मैं अपनी पार्टी का कहा, इनेलो के बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो आप ही ने कहा ना कि स्थानीय पार्टी तो इनेलो भी है ना, उनके बारे में कोई बोल रहे थे। मैंने अपनी पार्टी का जिक्र किया, मैंने इनेलो के बारे में कुछ अच्छा ठीक है, पंजेटा साहब से ही पूछ लेता हूं। हाँ पंजेटा साहब। देखिए अतुल जी, बात ऐसी है जिस जो आज डिबेट का विषय है मुख्य रूप से, मैं मानता हूं ना केवल ये बात अकेली शैलजा जी की नहीं है, आज आपकी नहीं, कई नेशनल चैनल्स है और बहुत जगह पूरे देश में आज ये चर्चा है शैलजा जी को लेकर। लेकिन इससे पहले जो शैलजा जी के साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम के पीछे थोड़े उसके वजहों और इतिहास के ऊपर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये मात्र शैलजा जी के साथ हुआ है या
अशोक तंवर जी के जाने से पहले भी इसी टाइप की चर्चाएं और डिबेट होती थी। उनका भी अपमान हुआ, उन्हें भी संगठन नहीं बनाने दिया। ये स्वर्गीय भजन लाल जी के साथ कांग्रेस ने किया था जब ये आए थे 2005 में, और किस तरह मैंडेट नाम जो है वो सारा भजन लाल जी का था, और किस तरह उनको, अभी आत्महत्या की बात हो रही थी तो उनको किस तरह विवश कर दिया गया। बड़ा स्वाभिमान और आत्महत्या के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया रोड साहब ने, तो उनके साथ भी ऐसे ही किया। उसके बाद फिर अभी हाल ही में ताजा उदाहरण है, उनके पुत्र के साथ ऐसा किया गया। रणदीप सुरजेवाला जी का कांटा निकालने की पूरी कोशिश करी दी थी, हरियाणा से बाहर कर दिया था। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, उनके पुत्र के साथ भी कांटा निकालने की कवायद सिर्फ इस वजह से शुरू हो गई है कि एक जो एमपी है वो खुद ऐसा अभद्र टिप्पणी करते हैं, और वो पहले लोकसभा चुनाव में भी ऐसी अभद्र भाषा और टिप्पणी कर चुके हैं। अब उनके पुत्र हार रहे हैं, उनको लगता है कि किसी खेमे की वजह से हार रहे हैं, और वो अब उनके पुत्र का कांटा निकालने जा रहे हैं। जो आम चर्चा हरियाणा के अंदर है उससे मैं आपको अवगत करा दूं, ये कोई छुपी बातें नहीं है, ये ओपन बातें है, खुद अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, और कांटा अब सुरजेवाला जी के पुत्र का निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर किरण जी के साथ अभी हाल ही में इतना ही, अभी इन्होंने आत्महत्या की बात करी, बड़ी बड़ी बातें करी खट्टर साहब के बारे में या और पार्टी के बारे में। अरविंद शर्मा को ले लीजिए, चलो चौधरी बीरेंद्र सिंह अब आ गए, पहले उनको ऐसे ही अपमानित करके बाहर निकाला था। राव इंद्रजीत जी को ऐसे ही निकाला गया था। तो पूरा हरियाणा जानता है, और मैं इतिहास की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हुड्डा साहब को अपने आसपास कोई, और इनके समर्थकों को कोई बर्दाश्त ही नहीं है। बहुत बार किसी की हाथ पैर तोड़ देते हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष को कॉलर पहन के बैठना पड़ता है। और महिला सम्मान की तो ये कांग्रेस के बारे में भी अब मैं क्या बातें और ज्यादा करूं। ये तो आपने तंदूरी रोटी सुना होगा, तंदूरी पनीर सुना होगा, ये तंदूरी महिला तो नहीं सुना होगा। ये तो तंदूर का इस्तेमाल महिला, इनके नेता महिलाओं को जलाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक बड़ा बहुचर्चित कांड हुआ था, आपको याद होगा 1995 में, जहां कांग्रेस के नेता तंदूर कांड। तो देखिए, ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो विवेक चौधरी जी ने की। विवेक चौधरी जी ने ये बात कही कि कांग्रेस और भाजपा एक है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। आप अगर ध्यान लगा के देखें तो कांग्रेस के जो नेता हैं, टिकट नहीं मिलती तो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। भाजपा के नेता जो हैं वो रो रो कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अरे, जो जनता भूखी मरी, जो जनता रो रही है, उसका ध्यान नहीं दे रहे। टिकट नहीं मिली, बच्चों की तरह सिंपैथी गेन करने के लिए रो रहे हैं। और कांग्रेस के नेता तो एक कदम और आगे हैं। अब कुलदीप शर्मा जी का जैसे, अरे स्पीकर रहे हो आप भी नौकरियां बांटने की बात कर रहे हो। नीरज शर्मा एमएलए रहे हैं, जिम्मेवाराना पद। मतलब अगर एक आदमी गलती करे तो मान सकते हैं, उसका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन अगर सभी नेता बार बार नौकरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने 50 वोट की कीमत लगा दी, यही कुलदीप शर्मा जी ने कह दिया और नौकरी लगाने की बात अपनी चुनावी जनसभा में। इलाहाबाद के इनके जो है कैंडिडेट, वो तो कैसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, सबने देखा। और असंध वाले ने तो क्लियर ही कर दिया कि हम कांग्रेस की मानसिकता पर ही उन्होंने बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है अगर इसको देखा जाए तो। पूरा अगर आप इसको देखें तो सरेआम एक व्यक्ति गलती कर सकता है, यानी प्री प्लान ऊपर से हाई कमान से इस बात के आदेश दिए गए हैं कि किसी तरह नौकरी का प्रलोभन देकर, अपने जैसे पहले क्षेत्रवाद किया था, मेरिट की धज्जियां फाड़कर जैसे पहले नौकरियां लगाने का काम किया था, पहले कैसे पर्ची और अपने चहेतों को लगाने का काम किया था। और एक नौकरी, बड़ी लिस्टें हैं कांग्रेस की सरकार, ऐसी पुलिस की भी इनकी बड़ी बहुचर्चित लिस्ट है जिसमें इंस्पेक्टर लगाने का काम इन्होंने किया था अपने चहेतों को, सारी रिश्तेदारों को। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। आज अगर ये बात कर रहे हैं, मेरे को तो जिस हिसाब से नेता दोनों पार्टियों में है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी कांग्रेस है और कौन सी भाजपा है। एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। और एक बात मैं बोल के जरूर इस बात अपने बात को विश्राम दूंगा कि देखिए, बोलते बोलते जरूर है इलेक्शन के टाइम में 10 साल राज रहा कांग्रेस का और 10 साल भाजपा का। भाजपा ने क्यों किसी कांग्रेस नेता को
जब इनके पास पुख्ता सबूत थे, क्यों जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया? सिर्फ बातें बातें, इलेक्शन आती है आपको सारा बही खाता तैयार करना है, जुबानी जंग तेज हो जाती है। मतलब ये 15 दिन ये पार्टियां ऐसा जादू करना चाहती हैं वोटरों के ऊपर कि ये सारा पिछला भूल जाओ, आप 5 साल 10 साल 4 साल सब भूल जाओ, बस ठीक है। इलेक्शन के ये जो 2 हफ्ते हैं इसका इसी में जवाब सब अब कुछ जवाब भूल ले जाओ। लेता हूं पनिटर साहब। सुरेश और साहब, भाई बीजेपी ने ऑफर दिया या बीजेपी ने भ्रम फैलाया, ये तो समझ में आता है कि आपका बीजेपी पर आरोप है, लेकिन जो विवेक चौधरी और पंजेटा साहब आरोप लगा रहे हैं और जो खुलासे कर रहे हैं उसका क्या जवाब है? और आपने मनोहर लाल जी का अपमान, फिर आत्महत्या कर लेता अगर कोई नेता ऐसा होता जिसका इस तरह अपमान होता, तो उसका भी खुलासा पंजेटा साहब ने कर दिया कि इतिहास आपसे ही जुड़ता है, आपने भी बहुत कुछ किया है, इसलिए उस पर आप मत बोलिए। नहीं, अगर हमारे नेता का ऐसे कोई अपमान, जैसे उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, अगर वीरेंद्र सिंह जी का अपमान मनोहर लाल खट्टर की तरह कांग्रेसियों ने किया होता, किसी भी कांग्रेस के नेता ने या कार्यकर्ता ने, तो वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में घर वापसी नहीं करते। बात में पंजेटा जी की बात में तो विरोधाभास है खुद ही। ये तो हमारे कांग्रेस छोड़ के जाने वाले नेताओं को कह रहे ना अपमानित किया, तो ये पूछ लें किरण चौधरी से यही बात कि अगर उनका अपमान था तो वो खट्टर साहब वाली बात किरण पे लागू होती है, किरण चौधरी बना की भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे पूछ लेना। ये बात कह रहे कुछ है। 19 के चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा बयान दे रहे थे कि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, और उस टाइम पे कांग्रेस की सारी फोटोज गायब थी उनकी स्टेज से, उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आत्महत्या कर ली थी क्या? मैं क्यों नहीं करी आत्महत्या बताइए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बचा रहे बैठे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव है। ठीक है चौधरी साहब, जवाब ले लेते हैं, बोलने दीजिए विवेक भाई बोलने दीजिए, रोड साहब को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पूरा 10 साल अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। वो ओम प्रकाश चौटाला की तरह 3.25 साल 2.5 साल या 4.25 साल में अधूरे कार्य में पीठ दिखा के नहीं भागे हरियाणा की जनता को। पहली बात कुलदीप बिश्नोई के लेके एमएलए है, कुलदीप बिश्नोई के एमएलए लेके है, वो फैसला नहीं दिया, कुलदीप शर्मा जी ने फैसला नहीं दिया, इन्होंने 5 साल तक फैसला नहीं दिया अपने एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, कोर्ट तक ने इंटरफेयर किया, ऐसे सरकार चलाई, ऐसे सरकार चलाई। कांग्रेस नहीं रही, उसका जवाब दे दो। 2014 में कुलदीप बिश्नोई की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी जड़ों को मजबूत किया। इन्होंने बिश्नोई समाज को धोखा दिया। 2.5 साल मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई को बोलकर ये लोग सत्ता में आए। कुलदीप बिश्नोई भी पूर्व में कांग्रेस के नेता थे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की उंगली पकड़कर अपनी सत्ता में जड़ें दी जमाई, और फिर बिश्नोई समाज को धोखा दिया उन्होंने। अकेले कुलदीप कब ज्वाइन करी है? अरे कब ज्वाइन करी है कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी? कब ज्वाइन की है? पुरानी बात कर रहे हैं, पिछली बात। अच्छा, मैंने तब की थी जब सुषमा स्वराज ने आके हरियाणा में यह कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के पूर्व के नेता थे, ये हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, 2.5 साल इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब अरुण जेटली ने हरियाणा की धरती पे आकर हुंकार भरी थी, कुलदीप बिश्नोई जब मंचा सिंह की तरफ इशारा करके बोला था, अरे आप तो बैसाखियों के सहारे यहां तक पहुंचे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है कुलदीप बिश्नोई। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को पसंद ही नहीं करते अपने चारों तरफ। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले रह जाएंगे और आप अकेले रहते चले जाएंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब एक एक करके बोले, छोटा काउंटर भी करें तो छोटा करें। रोड साहब कंप्लीट करिए। मैं फैक्ट के ऊपर एक बात करना चाहता हूं। इन्होंने दलित प्रेम बहुत उमड़ रहा है, बीजेपी का भी, इनकी वोट कटवा दोनों सहयोगी पार्टियों का भी। मैं ये बताना चाहता हूं, फूलचंद मुलाना जी दलित समाज से आते थे, हरियाणा कांग्रेस के कितने साल अध्यक्ष रहे। उनके बाद मुलाना साहब के बाद अशोक तंवर जी दलित समाज से आए, अपनी ट्रक करके गए, बीच में नहीं हटाए गए। गर्दन तोड़ के निकाला, गर्दन तोड़ के सिर फाड़ा है उनका। तो याद है कि नहीं याद है कैसे लाठियां बरसाई उन पर? वो भी बताना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने लाठियां बरसाई उन पर। बात पूरी कर लूं। अशोक तंवर जी के बाद हमारी वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा जी को श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। हरियाणा के जो संगठन नहीं बनाने दिया, जिनको संगठन नहीं बनाने दिया, मजबूरी वह छोड़ना पड़ गया, सम्मान दिया। एक बात और बताता हूं, बीच में जिन्होंने सवाल कर लिया, संगठन बनाने का जो अप्रूवल है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देती है, वो हुड्डा साहब नहीं देते। ये पुख्ता जानकारी है इस विषय में, आगे से इस बात का ध्यान रखें।
एक बात और बताना चाहता हूं, कुमारी शैलजा जी को सम्मान देने के बाद वो बीच में नहीं हटाई कांग्रेस पार्टी ने। उनकी जब टर्म पूरी हो गई उसके बाद चौधरी उदय भान सिंह जी को हरियाणा कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चौधरी उदय भान जी भी दलित समाज से आते हैं। ये कांग्रेस है जो करती है, वो सामने है विपक्ष के भी, हमारे यानी भारतीय जनता पार्टी के भी और मीडिया के भी। हमने कभी इस बात को नहीं किया। अच्छा रोड साहब, एक सवाल अब रह जाता है कि निराशा तो है, लेकिन उसी बीच में अभी भी आस लगाए बैठी हैं कुमारी शैलजा। वो कहती हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बन सकती। तो इस बात पर तो सब एक राय है ना? जी, एक बात मैं बताता हूं इस विषय में। कांग्रेस, मैंने शुरू में भी डिबेट की बताई थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी। कांग्रेस पार्टी में हर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। इस बात को मैं इस तरीके से भी प्रमाणित करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी दलित समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को यह बात बताना चाहते हैं। हमारे पिछले 4-5 प्रदेश अध्यक्ष मैंने दलित समाज के गिनवा दिए आपको। मैं ये भी जानने की मेरा भी हक बनता है, मैं बीजेपी से जानूं, मेरी जानकारी भी थोड़ी सी दुरुस्त हो जाएगी कि बीजेपी ने दलित समाज से कितने प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में आज तक बनाए हैं, नाम बता दो, और कितने साल रहे हैं। बताइए भाई, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, विवेक भाई आऊंगा उसके बाद। हाँ। जी बताइएगा कितने बनाए इन्होंने, कितने साल रहे और हमारे साल बताइएगा। मेरे को अतुल जी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है। अंबेडकर जी के 5 जो तीर्थ थे उनको पंचशील बनाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आप लोगों ने तो उनका इस्तीफा ले लिया था। अरे आपने तो उनका इस्तीफा तक ले लिया था। और मेरी बात सुनो, आप राहुल गांधी का जो आप बार बार नाम ले रहे हैं कि क्या आपने कहा कि संगठन ऊपर से बन के आना था, अप्रूवल ऊपर से आएगा, तो आपके आला कमान को आपके नेताओं पे भरोसा नहीं था क्या? दलितों का यूज करना चाहते थे क्या आप कि हम दलितों को बनाएंगे भी और उनसे संगठन नहीं बनाने देंगे, संगठन निर्माण नहीं करने देंगे? ये दलितों का अपमान है कि आपके राहुल बाबा ने और आपने कहा कि ऊपर के हाई कमान ने उनको संगठन बनाने का उनको मौका नहीं दिया। ये दलितों का अपमान है कि एक दलित होकर के हरियाणा में संगठन नहीं बना सकता। ये राहुल गांधी के आपने आज बताया कि आपकी आला कमान दिल्ली की सेंटर की यही चाहती थी कि दिल्ली के सेंटर के लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा में दलित को हम चेहरा बनाएंगे, लेकिन उसको संगठन बनाने की उसको पावर नहीं देंगे। ये आप लोगों ने आज दलित का सम्मान किस तरीके से किया, किस तरीके से उनको सम्मानित नहीं किया, ये आज हम सबके सामने है। कि मैं पहले भी कहता रहा, दलित विरोधी हैं आप लोग, कांग्रेस की सरकार, कि वहां पर दलित को बनाते हैं, उसका सिर फोड़ते हैं, उसको सर्वाइकल कॉलर लगा के 6 महीने तक बैठना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका हालचाल तक लेने नहीं जाते। यही है आपका चेहरा दलित विरोधी, जो आज सबके सामने आज आ गया है कि आप दलितों को संगठन बनाने की पावर नहीं देते। आप लोग क्यों नहीं देते संगठन बनाने की पावर? ये आप जवाब दे कि आपके आला कमान ने दलितों को संगठन बनाने की पावर क्यों नहीं दी? अगर आपका आला कमान इतना वो है तो आप लोगों ने सिर्फ दलितों का गर्दन तोड़ी है। आपने दलितों के डॉक्टर अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी है। आपने डॉक्टर अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी कि नहीं तोड़ी? इस बात का जवाब दो। क्या आपके पगड़ी गैंग ने, गुलाबी पगड़ी गैंग ने उनकी गर्दन तोड़ी कि नहीं तोड़ी? सर्वाइकल कॉलर लगा कि नहीं लगा? आपके ही लोग थे कि नहीं थे? एक सवाल और सुन लो, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? कुमारी शैलजा के लिए, कुमारी शैलजा के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? आपकी पार्टी के नेताओं ने ही, आपकी पार्टी के कार्यकाल में गोहाना कांड हुआ कि नहीं हुआ? दलितों तक था। मिर्चपुर कांड हुआ कि नहीं हुआ? उन मिर्चपुर कांड के 133 घरों को वापस विस्थापित करने के लिए 2018 में डंडूर गांव में किया, हिसार के, वो मनोहर लाल जी की सरकार थी। कोर्ट के साथ समाधान करके जब उनको विस्थापित किया हिसार के डंडूर गांव में, आप लोगों ने दलित बस्तियों को जलाने का काम किया है। आप लोगों ने दलितों के सिर फोड़ने का काम किया है, गर्दन तोड़ने का काम किया है। तो आप ये ढोंग ना करें। आपका ढोंग एक बार चल चुका कि संविधान की कॉपी लेकर के आप लोग घूमे, और भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है। कैसे नरेंद्र मोदी जी संविधान पर नतमस्तक होकर भारत को आगे ले जाने के लिए बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। आपके राहुल गांधी अगर ऐसे हैं, अरे कुमारी शैलजा के लिए क्यों नहीं बोले? कुमारी शैलजा के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोले? कुमारी शैलजा के लिए बोलो। अगर आपके नेता में इतना ही दम है तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करके दिखाओ।
कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम दलित को आगे लाना चाहते हैं। आप करके तो दिखाएं। लेकिन कुमारी शैलजा को आप लोगों ने दबा रखा है, घुटन महसूस कर रही है, वो निराशा है। उन्होंने सारी बातों का व्याख्यान आज अपनी बातों से किया कि मैं नाराज हूं। आपका मैनिफेस्टो आ जाता है लेकिन कुमारी शैलजा वहां उपलब्ध नहीं होती है। आप बताएं तो सही कि कुमारी शैलजा पिछले 10 दिन से इस चुनाव से बाहर क्यों थी? हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, आपने उनको दरकिनार किया है। ये कांग्रेस की जो दोहरी नीति है दलितों के लिए, वह सबके सामने जग जाहिर है और आपकी बातों से भी ये सामने आ गया है। ठीक है रोड साहब, जल्दी से एक छोटा काउंटर, उसके बाद मैं विवेक के पास जाऊंगा। टाइम ये खा गई, ये हरियाणा की जनता के 10 साल में रोजगार भी खा गए, 7,500 किसानों का भी 1,44,000 नौकरियां दी आपने, 86,000 दी। हमने 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही। आपके समय पर कितनी फसलें देते थे? कितनी फसलों को एमएसपी पर देते थे? बताना है। हम 24 फसलों की बात करते हैं, आप बताओ कितनी फसलें एमएसपी पर देते? बताओ ना। अरे हम तो उन फसलों को भी, हमने उन फसलों को भी इंक्लूड किया, हमने उन फसलों को भी इंक्लूड किया जो हरियाणा में नहीं होती। हमने हर एक दाना लेने की बात कही। अगर कोई एक दाना भी उगाता है वो सारा का सारा एमएसपी पर खरीदा जाएगा। आप ये तो बताओ आपके समय पर कितनी फसलें एमएसपी? ठीक है, ठीक है, 2-2 रुपए के चेक। डॉक्टर पंकज जवाब ले लूं, उसके बाद विवेक जी के पास जाऊंगा प्लीज। हाँ रोड साहब जल्दी से कंटिन्यू करिए। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज करने के मौके पे नहीं थी। मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा के हमारे जो 5 लोकसभा के सांसद हैं और सुरजेवाला जी राज्यसभा के सांसद हैं, कितने सांसद थे वहां पर? इनको ये नहीं पता कि मैनिफेस्टो जब रिलीज होता है किस किस को वहां रहना होता है। इनको ज्ञान नहीं है इस बात का। दूसरी बात, अगर आपने दलित समाज का अपमान किया तो महामहिम राष्ट्रपति को आपने ना तो लोकसभा के समारोह में बुलाया, प्रधानमंत्री ने अपने आप ही किया सारा काम, और ना ही राम मंदिर के वहां पर जो वहां समारोह रखा गया था राम मंदिर का निर्माण का, मोदी जी अकेले गए, वहां पर भी नहीं बुलाया। जो पार्टी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करती हो, आप दलित समाज के, आपके राहुल गांधी ने तो इनविटेशन तक नहीं लिया। आपके राहुल गांधी इनविटेशन तक गए तक नहीं। कमाल की बात है। अपनी पार्टी का व्याख्यान करो कि आपकी पार्टी कैसी है। अपनी पार्टी के बारे में बताओ कि आपकी पार्टी के कितने नेता गए थे वहां पे। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। विवेक चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अतुल जी एक सेकंड, फिर मेरे अतुल भाई अच्छा एक सेकंड विवेक भाई रोड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में, लेकिन और पंकज जी बोलिएगा मत अब बीच में। एक सेकंड की बात है, मैं ये बता सकता हूं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर वाली बात की, कुमारी शैलजा जी के पे बड़े व्याकुल नजर आए। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी पहले भी कहती आई है, दोबारा रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी में चुने हुए विधायकों की राय पे पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री का फैसला करती है। बीजेपी अपने पल्ले में बांध ले इस बात को, और दोबारा ना तो डिबेट में टाइम खराब करे, ना हमारा। ठीक है विवेक भाई बनाएंगे आप अपने घर में। हो गया रोड साहब, हो गया सुन लिया चौधरी साहब। हम बीजेपी, अरे रोड साहब हो गया भाई। अब देखिए फिर आपने कुछ सेकंड मांगा था, मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया, फिर आप शांत रहिए। हाँ चौधरी साहब प्लीज। अतुल भाई, आज कहीं ना कहीं पहले तो मैं रजत भाई का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरी बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। उसके बाद मैं रोड साहब का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरी बात के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। रोड साहब ने इस बात को माना कि कांग्रेस के नेताओं के हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने का काम करती है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि शक्तिशाली जनता कह रहे हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक है, लोग ये जान चुके हैं। आपने माना ये बात को। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ अतुल भाई, आज ये बात कही कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वैसे हैं। जनाब, अगर आपको आपकी पार्टी का इतिहास ना पता हो तो मैं बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन नहीं बना पाए। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही, संगठन नहीं बना पाए। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रोड साहब ऐसे नहीं सर, प्लीज सुरेश रोड साहब ऐसे रोड साहब फिर ऐसे नहीं भाई। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं काउंटर करिए, लेकिन छोटे करिए, और दूसरे का जब कोई बोल रहा है तो उसके बीच में ना बोले ऐसे, प्लीज। हाँ उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष जब बने तो यह कहा गया कि 3 महीनों के लिया जाएगा, और कई लोग रोड साहब ने बैठ के कहा 28 फरवरी को आ जाएगा,
30 मार्च को आ जाएगा, 30 अप्रैल को लोग भी आ जाएगा। तमाम बैठकों की संगठन नहीं आई। आज घोषणा पत्र का जिक्र किया गया तो घोषणा पत्र भी किस्तों में आया, उसको भी एक आगे ये मुख्य 7 बिंदु है, बाकी का घोषणा पत्र चंडीगढ़ में रिलीज किया जाएगा। आज हम तो एक चीज कह रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं इस बात को मानती कि जो चल रहा है वो सबके सामने है, लोग मान गए पर आप लोग नहीं मान रहे। आज अतुल भाई एक चीज देखने की है, बीजेपी के प्रवक्ता बहुत चीख चीख के कह रहे थे इन्होंने दलितों के साथ ऐसे कर दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, इन्होंने वैसे कर दिया। रजत भाई ने सही बात कही कि अगर इतना कुछ कर दिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, राजस्थान के जयपुर के अंदर वो मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर खट्टर जी जाते हैं और वहां पे पत्रकारों ने जब यही सवाल पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो आगे से मनोहर खट्टर का जवाब ये था, अगर आपको किसी को भी वीडियो चाहिए मैं प्रोवाइड करने का काम करूंगा, और तमाम चैनलों में दिखाने का काम किया। आगे से मनोहर खट्टर का जवाब ये था कि भूपेंद्र हुड्डा ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि उनको उठा के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। ये सरेआम दिखाता है कि दोनों की मिली भगत है। इस तरह कुरुक्षेत्र की सीट गिफ्ट देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, आम आदमी पार्टी को साइड में करने के कारण लिए। किस तरह रोहतक की सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी ने गिफ्ट देने का काम किया, उसके बदले में लोकसभा सीट देने का काम किया। किस तरह करनाल की सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को गिफ्ट देने का काम किया। ये सब कुछ देख चुके हैं हरियाणा प्रदेश के लोग, और हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि शक्तिमानी गंगाधर है। आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का एक ही एजेंडा है कि आज राज हम बारी बारी कर ले। हम बारी बारी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी न्यू कांग्रेस बन चुकी है, और वही बात आज आदरणीय रोड जी ने कहने का काम किया। हम तो लेकिन सवाल इस बात का है ना विवेक भाई कि सेटिंग उनकी आपस में और सरकार में आप चले जाते हैं, ये भी तो है दिलचस्प। नहीं, एक चीज का जवाब दीजिए ना, अगर हम सरकार में गए हैं, तो किसी के साथ सांठगांठ करके नहीं गए। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, सरेआम सब जनता के सामने वो बातें रखी कि ये बातें हमने पूरे करने की बात की है, और तमाम बातें ना पूरे की हो तो आप बन सकते हैं और तमाम प्रवक्ता बन सकते हैं। आप 14 फसलों का जिक्र तो बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि 2019 से पहले कितनी फसलें खरीदी जाती थी एमएसपी पे। आज 75% युवाओं को रोजगार देने का काम किया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया। आज अगर हमने 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया। आज अगर 33% आरक्षण राशन डिपुओं के अंदर देने का काम किया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया। आज मारुति जैसी इंडस्ट्री को जहां पे लाठियां चलवाई गई कांग्रेस के राज में, गोलियां चलवाई गई कांग्रेस के राज में, हमने दोबारा वापस लाने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया, चाहे रोडों का जाल बिछाने का काम किया, तो वो हमने जनता से किए हुए वादों को पूरा करने का काम किया। इनकी तरह अंदर खाते सांठगांठ करके बारी बारी जो राज्यसभा चुनाव जिताए जाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो फिर उसके बाद उसके लिए बीजेपी को भी क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि वो भी सरकार में थी और प्रमुख दल वहीं था। बहरहाल पंजटा साहब, जो मूल प्रश्न था शैलजा की नाराजगी का, सुरेश रोड साहब कह रहे हैं कि नाराजगी अगर थी भी तो भी कोई बात नहीं और अभी भी चुनाव के बाद उनको चेहरा बनाया जा सकता है। इस बात से सहमत क्यों नहीं हो सकते हम लोग? देखिए अतुल जी, जब डिबेट स्टार्ट हुई थी तब मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी ये बात कही थी कि ये जो सारा घटनाक्रम है उसका जो स्वरूप है, उसके इतिहास के अंदर पहले नेताओं का उदाहरण इसलिए दिया गया कि तब भी इसी तरीके की चर्चाएं होती। किरण चौधरी जी के छोड़ने से जाने से पहले या कुलदीप बिश्नोई जी के जाने से पहले हुड्डा साहब ने तो ये तक कहा था कि हम एक ही फ्लाइट में आए हैं, होटल में भी एक ही कमरे में रुके हैं, फिर भी माकन जी को नहीं जिता पाए, तो उसके ऊपर तो बेचारे कैसे इल्जाम लगाएंगे इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर। तो ये बात समझनी होगी कि आज हरियाणा की जनता भी एक बहुत गहरा सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है कि आज एक मतलब ऐसा है, एक मुझे लग रहा है कि भाजपा या तो हार मान चुकी है या गिव अवे दे चुकी है या आपस में सेटिंग हो चुकी है। क्योंकि अगर आखिरी वक्त में आप एक अपना कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने के लिए सीएलयू को लेकर इन्होंने बड़ा सोशल मीडिया आईटी सेल ने चला रखा है।
अगर अखबार की वो कटिंग दिखा दी जाए, और जनता की मेमोरी बड़ी शार्प है कि बीजेपी गिव्स क्लीन चिट इन सीएलयू, वन ऑफ द सीएलयू केसेस, एक सीएलयू केस में भाजपा ने क्लीन चिट दे दी कांग्रेस को, हुड्डा साहब को। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और जनता को सोचने में मजबूर करता है कि किस तरह दोनों पार्टियां हैंड इन ग्लव है, दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। और जहां तक शैलजा जी का प्रश्न है, ये एक एक करके मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इनका अगला टारगेट रणदीप सुरजेवाला है, और उनको भी विवश किया जा सकता है किस तरह के छोड़कर वो कांग्रेस में, भाजपा में चले जाएं। उनको किसी ना, ये खुद अपमान करते हैं, विवश किया जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता। आज अगर वो बार बार ये बता रही हैं कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस के झंडे के अंदर, वो ये बताने की कोशिश कर रही है अगर मैं इतनी पुरानी हूं, उनको भी मजबूर, ऐसा नहीं है उन्होंने, ये मैं इतिहास के अंदर और ज्यादा जाऊंगा, वहां किसका क्या रोल था पुराने नेताओं का जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एक करके पूरा अपना जो है कि उनके सारे के सारे विरोधी खेमे को एक एक करके निपटा दिया जाए, कांग्रेस में अकेला मैं रहूं, अकेला मेरा बोलबाला रहे। अगर ऐसे ही रोड साहब कह रहे थे कि विधायक चुनते हैं, तो विधायक तो 2005 में भजन लाल जी के ज्यादा चुन के आए थे, फिर भी किस तरीके से एक सीडी का इस्तेमाल करके, वो चढ़ने वाली सीडी थी या देखने वाली सीडी थी, उसका इस्तेमाल करके हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन गए थे ना। अरे कोई बात नहीं, इतना निचला स्तर आपने, हुड्डा जी क्या निचला, किस नीचे लेवल तक जा सकते हो राजनीति के अंदर, वो सब जानते हैं, दूध के धुले नहीं है आप अगर सोच रहे हो। बहुत सी ऐसी बातें मैं विस्तार में बोलने लग गया तो आप अपने कुर्ते के ऊपर दाग जो है इतने लग जाएंगे, वो आपको फिर यहाँ कुर्ता बदलना पड़ेगा अपना, जैसे आप कपड़े सिलवाने की जो आपकी बात सामने आई है। तो ये इनकी अंदर का चरित्र है, किस तरीके से किसी को इतना ज्यादा विवश कर दें, कितना ज्यादा विवश कर दें। और राहुल गांधी, दलित की अगर अपमान की बात है या दलित का आरक्षण की बात है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने स्पष्टीकरण में भी कभी ये नहीं कहा कि हम आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि कुछ समानता लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब अपना फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ बयानों को उनके तोड़ मरोड़ेंगे, लेकिन जब कुछ सब कुछ कर देंगे, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, तब उसके बाद आरक्षण खत्म कर देंगे इस सिस्टम को। तो आरक्षण खत्म करने की तो इन्होंने सोच ही रखी है, जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, और दलित विरोधी भी है। और निश्चित तौर पे शैलजा जी का एसआर के गुट जो था, उस एसआर के गुट को एक एक करके इन्होंने तोड़ दिया। के तो तोड़ दिया, अब एसआर रह गया, एस को तोड़ने की पूरी वो है। जनता को ये दिखाएंगे मेरी बहन है, ये है, जो भी फलाना ढमकाना राजनीतिक बयान होता है वो किया, लेकिन अंदर से सब जानते हैं किस तरीके से। देखिए, नारनौल की सीट भरे मंच से ऐसे डिक्लेयर करना शैलजा जी का, और उसके बाद सिर्फ उस सीट के ऊपर हुड्डा साहब ने सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किस तरह उनको नीचा दिखाने के लिए, और जबकि जान मिली थी आखिरी समय तक, हुड्डा साहब अभी तक भी जेल में शायद इसलिए नहीं गए हैं कि उनको आखिरी समय तक भी भाजपा इस्तेमाल करेगी। चुनाव के बाद भी कुछ ऐसा समीकरण आपको देखने को मिल सकता है कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल, सारे के सारे दाग हुड्डा साहब को बिल्कुल क्लीन चिट कर, जैसे अखबार में आया था ना 23 नेताओं को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। भगवा वॉशिंग मशीन, हाँ, भगवा वॉशिंग मशीन, बिल्कुल भगवा वॉशिंग मशीन के साथ भाजपा को अगर सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो हुड्डा साहब खुद बनवा देंगे उनकी सरकार। ठीक है रोड साहब, भाई बहुत कुछ खुलासा इशारों में पंजेटा साहब ने कर दिया है। जी, जो पंजेटा साहब कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी, हम तो ये शो कर रही है इनकी बातचीत, जो इन्होंने आरोप लगाए कि बीजेपी खुद हुड्डा साहब की सरकार बनाने जा रही है। और देखिए, ये बीजेपी के घटक साहब बनवाने जा रहे हैं, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल गए, हुड्डा साहब बनवाएंगे, भाजपा नहीं बनवाएगी, हुड्डा साहब बनवाएंगे। वॉशिंग मशीन भूल गए आप, वॉशिंग मशीन ये बात क्लियर कर दी। मैं तब से बड़े ध्यान से सुन रहा था कि जब, अरे वॉशिंग मशीन जनता पार्टी ने अपने मुझसे ना बोल के अपने घटक दल इनेलो से बुलवा दिया, जेजेपी से बुलवा दिया कि हम कांग्रेस की सरकार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैंने कब कहा हुड्डा जी अपने उल्टा बोल रहे हो, इस वॉशिंग मशीन आपके पास नहीं है।
अरे वॉशिंग मशीन नहीं है आपके पास, आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, आपकी सरकार नहीं बन सकती। हुड्डा जी भाजपा की बनवाएंगे, मैंने ये कहा आपको ना। मुझे लगता है अब सुनना भी थोड़ा कम हो गया, ध्यान से सुने। एंकर से पूछिए, दूसरी अतुल जी बात से पूछिए, अतुल जी क्लियर करेंगे आपको। मैं एक बात और क्लियर करना बोलिए बोलिए रोड साहब बोलिए। इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब के बारे में इन्होंने काफी कुछ बातें बोली, नारनौल की टिकट का भी इन्होंने जिक्र किया, लोकसभा की टिकटों का भी जिक्र किया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी टिकटें जिसको मिली पार्टी हाईकमान ने दी लोकसभा में टिकट, जिसकी कटी हाईकमान ने काटी। हुड्डा साहब के ऊपर ये बिना बात आरोप है क्योंकि इनको हुड्डा साहब के लोकप्रियता को देखते हुए डर लग रहा है कि भाई सरकार कांग्रेस की आ रही है और हुड्डा साहब उस सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और साहब मैंने एक सवाल किया था शुरुआत में कि दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी अम्बाला शहर से निकली, अम्बाला कैंट क्यों नहीं पहुंच पाई? ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। इस बात का जवाब दे दीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी अम्बाला शहर से निकली, दो नेताओं को बिठा के, दो नेताओं को समझा के उनके नामांकन वापस करा के तक क्यों नहीं पहुंच पाई? जवाब दे दीजिए। ऐसे जो अम्बाला कैंट में हमारी कांग्रेस की नेत्री खड़ी हुई हैं, तो उनसे भी संपर्क साधा है, दीपेंद्र जी हुड्डा ने साधा है। कई बार कोई प्रत्याशी नहीं, कोई प्रत्याशी पार्टी की बात नहीं मानता, दीपेंद्र जी वहां अपना समय संपर्क में है, बात हो गई होगी। ये चित्रा सरवारा को मान रहे हैं कैंडिडेट अपना, ये चित्रा सरवारा को कैंडिडेट मान रहे हैं। इनका कैंडिडेट चित्रा सरवारा जो इंडिपेंडेंट है, हाथ के निशान पे मैदान में है, वो कांग्रेस पार्टी के अब मेरे अच्छा ठीक है डॉक्टर पंकज, बहुत संक्षेप में, समय नहीं रह गया, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि भाई शैलजा जी निराश हैं लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में ही है। आपने ऑफर भी दिया लेकिन वो फिर भी कह रही है कि मैं कहीं नहीं आऊंगी और बीजेपी अपना देखे, अपना घर संभाले। अब क्या रणनीति है? नहीं, बीजेपी अपना काम लगातार कर रही है। ये तो किसी का दम घुट रहा था तो उनको हमने एक ऑफर किया कि भाई अगर आपका ज्यादा दम घुट रहा है तो आप आ सकती हैं, और उन्होंने अपनी बातें जाहिर भी की हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि हमारी भाई टिकटें जो है वो हाईकमान ने दी थी। तो कुमारी शैलजा और सुरजेवाला झूठ बोल रहे थे क्या भाई हुड्डा की वजह से हम सीटें हार गए या टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ? तो किस विरोधाभास है आज सुरेश रोड जी की बातों में, बौखलाहट है इनकी। खैर कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये अपने आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी पूजा करते हैं कि आला कमान को भी इन्होंने निरादर के साथ बात की कि सारा ठीकरा जो आरोपों का है वो सारा अपने राहुल गांधी पे, खड़गे जी पे, सब पे ठोक दिया है। तो ये आज बैठकर दिख रहा है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कांग्रेस आज हरियाणा में चल रही है वो मुंह की खाएगी। और पंजेटर साहब ठीक बात है, अब नतीजा क्या होगा वो तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल शैलजा का जो जिक्र बार बार हो रहा था कि क्या कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं, तो हाँ वो बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। वो क्षेत्र में जाएंगी, प्रचार भी करेंगी, कांग्रेस में ही रहेंगी, लेकिन निराशा है, इस बात को भी माना है। बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, पंकज जी आपका, चौधरी साहब आपका और पंजेटा साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में था कि शैलजा का रुख क्या होगा। शैलजा और सुरजेवाला दोनों ने खुलकर अपनी खामोशी जो थी वो उसको तोड़ा है और उसके बाद अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कांग्रेस में तो हैं लेकिन परिवार के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो निराशा जरूर हाथ लगती है। अब ये संकेतों में सिर्फ कहा है या वाकई निराश है, और अगर वाकई ऐसे ही निराश हैं तो फिर क्या चुनाव पर इसका कोई परिणाम पर असर आएगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। राम राम।